नमस्कार, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएटर्स और मैं कल्पना गुप्ता एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वेल्थ क्रिएटर्स पर। और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स। तो हमने 2 वीडियोस पहले बनाए हैं ऑन बॉन्ड्स, वन वाज ऑन परपेचुअल बॉन्ड्स एंड द सेकंड वाज जीरो कूपन बॉन्ड्स। और अब एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स पर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि इस पर, क्योंकि आजकल बहुत चर्चा में है, कंट्रोवर्सी है, कन्फ्यूजन है, सो एवरीबडी सेड कि जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं क्या निकला उसके ऊपर एक वीडियो बनाए। तो दिस इज जस्ट स्मॉल कहानी, आई विल से इट्स लाइक अ स्टोरी। सो लेट मी टेल यू कि क्या हुआ, क्या इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर जो हम ये जान लें कि एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स कौन से होते हैं, तो एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड इट्स अ टाइप ऑफ परपेचुअल बॉन्ड ओनली, जैसे जो हमने परपेचुअल बॉन्ड में किया था। लेकिन खाली ये बॉन्ड एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड ऐसा है कि ये बैंक्स नॉर्मली इशू करते हैं। और ये इसलिए इशू करते हैं क्योंकि जब भी बैंक्स को अपनी कैपिटल बढ़ानी है तो दे कम आउट विथ एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स और पीपल सब्सक्राइब टू इट। तो ये जो बॉन्ड्स हैं दे आर परपेचुअल इन नेचर और इनकी मेच्योरिटी वही थी, मतलब इट वाज लाइफ लॉन्ग मेच्योरिटी। लेकिन इसमें जो था बैंक्स जो है एक कॉल ऑप्शन देते थे 5 इयर्स या 10 इयर्स का। तो म्यूचुअल फंड्स जब अपना खरीदते थे तो वो उसकी मेच्योरिटी वो कॉल ऑप्शन के साथ उसको लिंक कर देते थे, 5 इयर्स हो या 7 इयर्स हो, जो भी कॉल ऑप्शन होता था उसके साथ लिंक कर देते थे। सो एंड लेट मी टेल यू कि अभी एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स जो मार्केट है उसका वो 90,000 करोड़ का है और उसमें से 39 to 40% म्यूचुअल फंड्स के पास है। दैट मीन्स अबाउट 35,000 करोड़। सो दिस इज द बैकड्रॉप एंड दिस वाज द सिनेरियो। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि 10 मार्च को सेबी ने रिवाइज गाइडलाइंस निकाली और उसमें 2 मेन इश्यूज थे। एक तो ये उन्होंने कहा कि ये जो परपेचुअल बॉन्ड्स हैं इसकी, उन्होंने म्यूचुअल फंड से कहा इसकी आप मेच्योरिटी जो है वो 100 इयर्स पर कैप कर दीजिए। तो एक तो इशू ये कहा। दूसरा ये कहा उन्होंने कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके टोटल जो एसेट बेस है उससे उसका 10% से ज़्यादा वो इसमें परपेचुअल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मतलब कोई भी स्कीम आपकी म्यूचुअल फंड की है तो उसमें से 10% से ज़्यादा परपेचुअल बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं था। अब फर्स्ट वाला जो गाइडलाइन था उसमें तो थोड़े इश्यूज थे, सेकंड वाले में एवरीबडी वाज ओके विद इट। वैसे भी म्यूचुअल फंड्स अपना पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड रखते हैं तो किसी का 10% से ज़्यादा था ही नहीं। सो दैट वाज नॉट एन इशू ऑफ डिस्कशन। इशू फर्स्ट वाला जो गाइडलाइन थी वो थी। अब उसमें पहले तो एमफी ने जिस दिन ये सर्कुलर निकाला, एमफी ऑल्सो शोड देयर रिजर्वेशंस अगेंस्ट इट, बट नेक्स्ट डे से दे सेड कि ठीक है, इट्स ओके। और सेबी ने कहा कि नहीं, हमने अपनी ये गाइडलाइंस जो है वो इसलिए निकाली क्योंकि इन्वेस्टर की वेलबींग के लिए और ट्रांसपेरेंसी के लिए निकाली। लेकिन मीनवाइल 11 तारीख को ही फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक चिट्ठी चली जाती है सेबी को, आस्किंग देम टू रीविजिट दीज गाइडलाइंस एंड टू पुट देम ऑन होल्ड और टू विदड्रॉ देम। अब ये क्यों कहा? पहली बात तो सेबी ने ये गाइडलाइंस क्यों इशू की? क्योंकि सेबी ने ये गाइडलाइंस इसलिए इशू की क्योंकि आप सब लोगों को याद होगा कि जब येस बैंक ने डिफॉल्ट किया तो एंड एसबीआई केम टू द रेस्क्यू एंड ऑल, तो आरबीआई ने परमिट किया एसबीआई को टू राइट ऑफ द एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स टू द ट्यून ऑफ 8,400 सम करोड़, 8,400 करोड़। अब उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो उनका मनी तो पूरा लॉस ही हो गया ना, इरोड हो गया, लॉस हो गया। तो बहुत सारा उस वक्त मार्केट में देयर वाज अ लॉट ऑफ एगनी एंड एंग्विश, आई विल से। तो अब क्योंकि ये आरबीआई ने किया और इट वाज राइट, मतलब परपेचुअल बॉन्ड्स का तो एक फीचर यही है कि कभी भी इट इज़ नॉट कि आपको पेमेंट करना ही है। तो अब इसको सेफगार्ड करने के लिए सेबी केम आउट विद दीज गाइडलाइंस। तो जो म्यूचुअल फंड्स थे वो जब इन्वेस्ट करते थे तो क्योंकि 100 इयर्स तो अगेन यू ऑलवेज से, इसमें क्या है, 100 इयर्स इज अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड, इट इज़ अ लॉन्ग टेनर ना। तो इसमें मतलब परपेचुअल से तो हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? व्हाई दिस कन्फ्यूजन? तो कन्फ्यूजन इसलिए क्योंकि पहले तो जो म्यूचुअल फंड्स थे वो तो 5 to
7 ईयर्स में अपना ऑप्शन जो कॉल ऑप्शन था उसके साथ वो रिस्क वेटेज करते थे, क्योंकि पीरियड कम था तो रिस्क भी कम था। नाउ वंस इट बिकम्स अ 100 ईयर बॉन्ड, तब तो सारे रिस्क उनको फैक्टर करने पड़ेंगे ना। देयर विल बी अ पीरियड रिस्क, देयर विल बी अ प्रोमोटर रिस्क, देयर विल बी अ प्रोडक्ट रिस्क, देयर विल बी अ कंपनी रिस्क, देयर विल बी अ इंटरेस्ट रिस्क, देयर विल बी अ इकोनॉमी रिस्क, मतलब एवरीथिंग, जितनी भी कंट्री रिस्क, जितने भी रिस्क हैं सारे आ जाएंगे, क्योंकि 100 साल बाद कंट्री होएगी नहीं होएगी, टेक ओवर हो जाएगी, ये भी किसी को नहीं मालूम ना कि क्या होगा। सो देन द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड डिक्रीजेस ट्रिमेंडसली विथ सो मेनी रिस्क इन फैक्टर। अब अगर जो बॉन्ड की वैल्यू डिक्रीज कर गई, कम हो गई, तो म्यूचुअल फंड का एनएवी कम हो गया। अब म्यूचुअल फंड का एनएवी कम हो गया और बॉन्ड की वैल्यू कम हो गई, तो म्यूचुअल फंड तो उससे एग्जिट लेना चाहेगा ना। व्हेन सो मेनी म्यूचुअल फंड्स, वो अगर जो उसमें एग्जिट लेना चाहेंगे और बेचना चाहेंगे, तो ये तो बिल्कुल ही इट बिकम्स, जो डिस्काउंट है वो बढ़ता जाएगा, यील्ड बॉन्ड्स में बढ़ती जाएगी, YTM बढ़ता जाएगा, बॉन्ड्स जो है वो क्राइसिस में दे विल बी गोइंग एट अ लॉस, और टोटल जो मार्केट है फाइनेंशियल मार्केट, दैट विल जस्ट गो टॉपसी टर्वी। तो इस सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने सेबी से कहा कि भाई आप इसको विड्रॉ करें। एक और रीज़न था फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये कहने के लिए कि विड्रॉ करें, क्योंकि अगर जो ऐसा हो गया तो फिर कोई तो परपेचुअल बॉन्ड्स में या एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि हु इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर 100 years? नोबडी इज गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर 100 years। तो एंड इफ नोबडी इन्वेस्ट, देन हाउ विल द बैंक्स रेज द कैपिटल? वो CRAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैसे मेंटेन करेंगे? उनको तो चाहिए। और अभी तो RBI ने MPA पर कैप लगा रखा है, लेकिन जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होती है तो ऑल द बैंक्स आर फियरिंग कि जो MPAs हैं वो इंक्रीज करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के बिजनेसेस लॉस हुए हैं, लोगों के रोजगार चले गए हैं। तो लाइकलीहुड ना हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन देयर इज लाइकलीहुड, तो उस वक्त वो कैपिटल कहाँ से रेज करेंगे? इसका मतलब गवर्नमेंट को ही सारा कैपिटल देना पड़ेगा, विच इज अगेन गवर्नमेंट ऑल्सो डजंट हैव दैट मच मनी। तो इस सब सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उनसे कहा कि आप इसको विड्रॉ करें। नाउ सेबी देन सेड कि दे डिफेंडेड देयर स्टैंड एंड दे सेड कि नहीं, जो उन्होंने किया है दैट इज इन द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर फॉर द पब्लिक एट लार्ज। तो ये उनका स्टैंड था। लेकिन अभी लेटेस्ट आज ही के मिंट पेपर में निकला है कि जो उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि ऐसा है, बट दे हैव सेड कि फ्रॉम क्लोज सोर्सेज दे हैव कम टू नो कि सेबी ने कहा है वो विड्रॉ तो नहीं करेंगे, और बट दे आर विलिंग टू रिविजिट इट। और हो सकता है कि वो 100 years का करने की जगह मे बी दे विल ब्रिंग इट डाउन टू 15 years और 10 years, या स्पैन जो है वैल्यूएशन स्पैन वो कम कर देंगे। तो वंस दे डू दैट, तब तो फिर द होल प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो म्यूचुअल फंड्स भी बच जाएंगे, बैंक्स भी बच जाएंगे, एंड बोथ सेबी एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री विल both be happy. So it will be a win-win situation for everybody. But this is all about the issue and the controversy. So I hope you all have liked this video. अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको अगेन लाइक करें, थम्स अप दें, सब्सक्राइब करें, एंड जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, एंड में आपके पास लास्ट स्लाइड में एक WC का वेल्थ क्रिएटर्स का लोगो आएगा, और जो आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियोस दिखेंगे। और वॉच आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम फिर कुछ अच्छे मोनोपोली स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग, टेक केयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।